नमस्कार, मैं नेहा जायसवाल आप सभी का कक्षा 12 की अर्थशास्त्र विषय की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र के पहले पाठ परिचय का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इसकी पूर्व की कक्षा में हमने भाग 1 में जिन तथ्यों का अध्ययन किया था वो थे अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं और उत्पादन संभावना वक्र। उसी क्रम में आज भाग 2 में चलिए हम आगे की कड़ियों को देखते हैं। तो आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो है अवसर लागत एवं सीमांत अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत एवं पीपीसी, उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव यानी कि शिफ्टिंग इन पीपीसी, सकारात्मक एवं आदर्शक अर्थशास्त्र और व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं अवसर लागत। अवसर लागत यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, किसी निश्चित वस्तु की अवसर लागत वह उत्तम विकल्प है जिसका परित्याग उस निश्चित वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर दिया जाता है। कहने का मतलब कि अवसर लागत क्या है? किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए अगर हम उसके बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेट को छोड़ के उस वस्तु को अटेन करते हैं तो वो उस वस्तु की अवसर लागत कहलाती है। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है और उसे 2 जॉब ऑफर होती हैं, एक 20,000 की और दूसरी 17,000 रुपए की। अब इस स्थिति में वो क्या करता है? यदि वो 20,000 रुपए के लिए क्या करेगा? 17,000 रुपए की जॉब को छोड़ देगा, यानी कि उसने इस 20,000 रुपए की नौकरी को प्राप्त करने के लिए जो उसका बेस्ट पॉसिबल विकल्प क्या था, इसके बाद ये 17,000 रुपए की नौकरी थी, इसको त्याग दिया। यानी तो ये क्या हो गया? ये 17,000 रुपए इस 20,000 रुपए की नौकरी की अवसर लागत कहलाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे सीमांत अवसर लागत, जिसे हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या होती है? एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है। बच्चों, हमने पूर्व की जब कक्षा में एग्जाम्पल लिया था पीपीसी में गेहूं और मशीन के उत्पादन का, तो पीपीसी क्या बताता है कि अर्थव्यवस्था में जो भी रिसोर्सेज हमारे हैं उन रिसोर्सेज से हम जो भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। तो उस स्थिति में अगर एक भी वस्तु का उत्पादन हमें बढ़ाना पड़ेगा, सपोज 2 वस्तुएं हैं एक्स और वाई, तो एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाएगा कब बढ़ेगा? जब हम दूसरी वस्तु के रिसोर्सेज को कम करेंगे, दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें जाहिर सी बात है दूसरी वस्तु का उत्पादन घटाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु की जितनी अमाउंट, जितनी मात्रा हम घटाते हैं वो उस पहली वस्तु की सीमांत अवसर लागत कहलाती है। इसे हम सूत्र के रूप में देखते हैं। सीमांत अवसर लागत बराबर होती है एक वस्तु की इकाई से की गई कमी बटे दूसरी वस्तु की इकाइयों में की गई बढ़ोतरी। यानी कि एक्स वस्तु में जो भी हम वृद्धि कर रहे हैं उसके लिए हमें वाई वस्तु की कितनी यूनिट कम करनी पड़ी, इससे हम उस वस्तु की सीमांत अवसर लागत ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि एमओसी बराबर हमारा होता है डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स के। इसे और अच्छे तरीके से हम
इस तालिका के माध्यम से देखते हैं। यह तालिका हमने अपनी पूर्व की कक्षा में भी देखी थी। अब देखिए, अर्थव्यवस्था में जो भी रिसोर्सेज हमारे हैं उनको फुली यूटिलाइज करके हम इन दो वस्तु, गेहूं और मशीन, हम मान लेते हैं ये एक्स वस्तु है और ये वाई वस्तु है, इन दोनों के ये 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो भी हमारे उपलब्ध संसाधन है, उनसे एक अर्थव्यवस्था में ये 6 कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 प्रोडक्ट्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला विकल्प हमारे पास है कि हम सिर्फ 15 यूनिट मशीन्स की उत्पादित करें। यहां पे जो मशीन है वो 1000 की इकाइयों में है और गेहूं जो है वो लाख क्विंटल में है। यानी कि पहला ऑप्शन हमारे पास है, ए विकल्प जो है कि हम सिर्फ 15 यूनिट मशीन की उत्पादित करें और गेहूं का उत्पादन ना करें। दूसरा जो उत्पादन संभावना है वो ये कि हम 1 यूनिट गेहूं का उत्पादन करें और 14 यूनिट मशीन की उत्पादित करें। ऐसे में देखिए क्या होगा कि अब 1 यूनिट गेहूं का उत्पादन करने के लिए हमें मशीन की 1 यूनिट घटानी पड़ रही है। ठीक है, तो ये एक क्या हुआ, इस 1 यूनिट गेहूं की अवसर सीमांत अवसर लागत हुई। क्लियर है? इसी तरह थर्ड ऑप्शन, हमें 1 यूनिट और बढ़ाना है अगर गेहूं, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें मशीन की 2 यूनिट्स को कम करना पड़ रहा है। यानी कि गेहूं की 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए हमें मशीन की 2 यूनिट्स को कम करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा सीमांत अवसर लागत होगा 2:1। क्यों? क्योंकि x की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए अब हमें y की 2 यूनिट्स को कम करना पड़ रहा है। सेम हम देखें, अगर चौथा कॉम्बिनेशन यानी डी हमारी उत्पादन संभावना, 1 और यूनिट हमें उत्पादित करनी है गेहूं की, तो अब हमें क्या करना है, मशीन की 3 यूनिट्स हमको कम करनी पड़ेगी। यानी कि 3 यूनिट्स गेहूं की और 3 यूनिट्स मशीन की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी 3 यूनिट मशीन की कम करके हमें 3 यूनिट्स गेहूं और 9 यूनिट मशीन की उत्पादित करनी पड़ेगी। ऐसे में हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा 3:1। पांचवा कॉम्बिनेशन या जो पांचवी संभावना हमारे पास है, 1 और यूनिट हमें गेहूं की बढ़ानी है, तो हमें अब 4 यूनिट मशीन की घटानी पड़ेगी। यानी कि हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा 4:1 कि 1 इकाई गेहूं की और बढ़ाने के लिए हमें मशीन की 4 इकाइयों को घटाना पड़ेगा। फिर हमारे पास जो छठा विकल्प है एफ, वो ये कि हम सिर्फ गेहूं का ही उत्पादन करें। तो ऐसी स्थिति में हमें मशीन की इन 5 इकाइयों का परित्याग करना ही पड़ेगा और इस स्थिति में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी 5:1 की। आइए इसे हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। बच्चों, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया है गेहूं और वाई एक्सिस पर हमने ले लिया है मशीन। अब ये हो गया हमारा पीपीसी कर्व। यहां पर देखिए हमारे पास जो उत्पादन संभावनाएं थी क्या थी, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ये 6 हमारे पास उत्पादन संभावनाएं थी। अब देखिए इन ऑप्शंस में हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमें गेहूं का उत्पादन बढ़ाना पड़ रहा है, जैसे जैसे 1 इकाई गेहूं की हमें बढ़ानी पड़ रही है, वैसे वैसे हमें मशीन की अधिक इकाइयों का परित्याग करना पड़ रहा है। यानी कि गेहूं की 1-1 इकाई हम बढ़ा रहे हैं तो भी हमें क्या करना पड़ रहा है, मशीन की अधिक अधिक इकाइयों को हमें घटाना पड़ रहा है। और इस वजह से क्या हो रहा है, ये जो सीमांत अवसर लागत है ये क्या हो रही है, बढ़ रही है।
पहले हमें 1 इकाई गेहूं बढ़ाने के लिए 1 यूनिट मशीन की घटानी पड़ी, फिर 1 यूनिट गेहूं बढ़ाने के लिए 2 यूनिट मशीन घटानी पड़ी, उसी तरीके से 3, 4 और 5 घटानी पड़ रही है। इस वजह से हमारा जो सीमांत अवसर लागत है ये बढ़ता जा रहा है, और इस कारण ये जो वक्र है आपका उत्पादन संभावना वक्र, ये मूल बिंदु की ओर नतोदर यानी कि कॉनकेव टू ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे और देखते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे कि सीमांत अवसर लागत एवं उत्पादन संभावना वक्र का स्वरूप, यानी कि सीमांत अवसर लागत मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस प्रकार से पीपीसी के स्वरूप को प्रभावित करती है। देखिए, पहली कंडीशन कि यदि सीमांत अवसर लागत यानी कि एमओसी बढ़ती है तो उस केस में जो पीपीसी होता है ये मूल बिंदु की ओर नतोदर यानी कि कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। जैसा कि अभी हमने पिछली तालिका में देखा भी था, यहां पे क्या होता है, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0। एमओसी बढ़ने के कारण यानी कि सीमांत अवसर लागत के बढ़ने के कारण जो हमारे पीपीसी की ढाल है वो कैसी हो जाती है, मूल बिंदु की ओर नतोदर हो जाती है। जो इसका स्लोप है, जो हमारे पीपीसी कर्व है, ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होता। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, ये एमओसी बढ़ती है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जैसा कि हमने माना कि 2 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है अर्थव्यवस्था में, और हमारे रिसोर्सेज भी कैसे थे, लिमिटेड थे, जिनका कि फुल यूटिलाइजेशन हो रहा था। यानी कि इन रिसोर्सेज को हम बढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि वो ऑलरेडी फुली यूटिलाइज थे। तो ऐसी स्थिति में एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है हमें दूसरी वस्तु का उत्पादन घटाना पड़ेगा। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, अधिकांश जो होते हैं। जैसे जो रिसोर्सेज गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो गेहूं का प्रोडक्शन करने में सक्षम है, जरूरी नहीं है कि वो मशीन का उत्पादन भी उसी तरीके से करे, उसमें भी उतने ही सक्षम हो। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि गेहूं का 1 यूनिट का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, मशीन का 1 रिसोर्स घटाना पड़ा था। लेकिन अब हमें गेहूं का और उत्पादन करना है, 1 यूनिट और बढ़ाना है। उस स्थिति में हम ये मानते हैं कि मशीन वाला इतना सक्षम नहीं है कि वो गेहूं का भी उसी सक्षमता से उत्पादन करे जितना कि वो मशीन का कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में गेहूं का और अधिक प्रोडक्शन करने के लिए हमें अधिक मात्रा में रिसोर्सेज को मशीन से किस पे शिफ्ट करना पड़ेगा, गेहूं के उत्पादन में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में मशीन का अधिक प्रोडक्शन हमको कम करना पड़ेगा, यानी कि मशीन की अधिक यूनिट्स को हमको ड्रॉप करना पड़ेगा गेहूं की 1 और अतिरिक्त इकाई का प्रोडक्शन करने के लिए। और इसी प्रकार ये जो क्रम है, सीमांत अवसर लागत जो है प्रत्येक अगली यूनिट गेहूं के प्रोडक्शन के साथ क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रत्येक अगली यूनिट गेहूं का प्रोडक्शन करने के लिए हमें अधिक मात्रा में मशीन का उत्पादन घटाना पड़ेगा। क्लियर? अब आते हैं हम सेकंड कंडीशन पे कि यदि सीमांत अवसर लागत स्थिर हो तो क्या होगा, पीपीसी बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती एक सीधी रेखा होगी। हम ये मानते हैं ऐसी स्थिति कब होगी, जब जो रिसोर्सेज हैं वो दोनों ही प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करने में इक्वली कैपेबल हो, दोनों ही का प्रोडक्शन करने में समान रूप से सक्षम हो। यानी कि 1 यूनिट गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें 1 यूनिट मशीन का उत्पादन घटाना पड़ेगा। फिर 1 और यूनिट गेहूं की उत्पादित करनी है तो 1 यूनिट मशीन की और हम कम कर देंगे। तो यदि इस तरीके की सिचुएशन आती है जबकि सीमांत अवसर लागत स्थिर है, यानी कि 1:1 का रेशियो हमारा चलेगा, 1 यूनिट गेहूं बढ़ाना है तो 1 यूनिट हमने मशीन घटा दी, फिर 1 यूनिट बढ़ाना है तो 1 घटा दी, यानी 1:1, यानी कि जो सीमांत अवसर लागत है ये हमारी कैसी हो रही है, स्थिर है। तो ऐसे स्थिति में जो पीपीसी कर्व है वो आपका क्या होगा, ये पीपीसी कर्व बाएं से दाएं नीचे गिरती हुई एक सीधी रेखा के रूप में होगी। फिर तीसरी कंडीशन हमारी है, यदि सीमांत अवसर लागत कम हो रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो हमारा पीपीसी है ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर
यानी कि कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हम अपना वही पुराना गेहूं और मशीन का एग्जाम्पल ही लेते हैं। सपोज 3 यूनिट गेहूं का उत्पादन करने के लिए हमें मशीन की 4 यूनिट को कम करना पड़ा। अब 1 यूनिट गेहूं अगर हम और बढ़ाते हैं तो मान लीजिए कि अब हमें मशीन की 3 ही यूनिट घटानी पड़ी, यानी कि पहले से कम। फिर 1 यूनिट और अगर हम गेहूं का उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो अब मशीन की 2 ही यूनिट कम करनी पड़ी। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, जो सीमांत अवसर लागत है वो घट रही है, यानी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की कम कम मात्राओं का परित्याग अब हमको करना पड़ रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो पीपीसी होगा वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होगा, दैट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। इसे हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। जो हमारा पीपीसी होगा वो दैट विल बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्लियर? इसके बाद बच्चों हम देखेंगे उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव, यानी कि शिफ्टिंग इन पीपीसी। तो हम ये जानते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है। एक ऐसा वक्र है जो अर्थव्यवस्था में दिए हुए रिसोर्सेस से क्या करता है, 2 वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। हमने ये मान्यता मानी थी ना फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में। अब देखिए ये जो पीपीसी कर्व है ये बाएं अथवा दाएं दोनों ही तरफ शिफ्ट कर सकता है, खिसक सकता है। अब दाएं और खिसकाव क्यों होता है, यह होता है संसाधनों में वृद्धि या तकनीक के बेहतर होने पर। और बाईं ओर जो खिसकाव होता है, बाईं ओर जो शिफ्टिंग होती है वो होती है संसाधनों में कमी होने पर। आइए इसे चित्र के माध्यम से हम देखते हैं। ये ए और बी, ये हमारा ए बी जो है ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, पीपीसी है। अब यदि जो भी संसाधन है इनमें वृद्धि हो जाए, यानी कि इनमें वृद्धि हो गई, ये बढ़ गए, संसाधन अधिक है हमारे पास, और या जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है वो एडवांस हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, अब हम इन्हीं 2 वस्तुओं का उत्पादन और अधिक मात्रा में कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो पीपीसी है वो हमारा राइट साइड शिफ्ट होकर A1 B1 पर शिफ्ट हो जाएगा। इसमें आउटवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, जो कि यह दर्शाएगा कि अब दोनों ही वस्तुओं का, X और Y दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का अधिक मात्रा में अब उत्पादन हो सकता है। इसके विपरीत यदि संसाधनों में कमी हो जाए या तकनीकी अवनति हो जाए, या आप कह सकते हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, महामारी, इसकी वजह से संसाधनों में कमी हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्शन है दोनों ही वस्तुओं का X और Y वो दोनों ही घट जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेस घट गए हैं हमारे। तो उस स्थिति में ये जो पीपीसी है ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होकर के A0 और B0 पर आ जाएगा। इसे हम कहते हैं लेफ्ट साइड शिफ्टिंग या इनवर्ट शिफ्टिंग। तो बच्चों ये तो बात हो गई शिफ्टिंग की। अगर इकोनॉमी में कहीं यहां प्रोडक्शन हो रहा हो तो इसका क्या मतलब है, मान लेते हैं यहां एक ये जी बिंदु है, यहां प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये क्या दर्शाता है, देखिए ये दर्शाता है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे संसाधन हैं, उनका पूर्णतः उपयोग नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर पूर्णतः उपयोग हो रहा होता तो वो इनमें से किसी पीपीसी पर प्रोडक्शन होता। तो यह दर्शाता है कि जो भी उपलब्ध संसाधन हैं उनका पूर्ण उपयोग
नहीं हो रहा है। ठीक, इसी तरीके से अगर यहां कोई बिंदु है तो क्या होगा कि क्या यहां उत्पादन संभव है इस बिंदु पर, तो ये भी क्या है, ये भी एक अप्राप्य संयोग है। ये कैसा संयोग है, अप्राप्य संयोग है, जो कि ये दर्शाता है क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज हैं, तो वो अगर हम मान लें हमारा पीपीसी जो है वो A1 B1 है, तो ऐसी स्थिति में हम H प्रोडक्शन को अचीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्स ही नहीं है और जो हैं वो फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस पॉइंट को हम अटेन नहीं कर सकते। तो बच्चों ये तो बात हो गई पीपीसी, उसमें किस बिंदु पर प्रोडक्शन हो रहा है, किसको हम अचीव कर सकते हैं, किसको नहीं अटेन कर सकते। अब हम अर्थशास्त्र के कुछ अन्य कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले है सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शक अर्थशास्त्र। देखिए बच्चों, अर्थशास्त्र में हम आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण भी करते हैं और उनका समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए सकारात्मक अर्थशास्त्र, जिसे हम सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत यथार्थ यानी कि वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या था, क्या है या क्या होगा, यानी व्हाट इट इज जैसे कथनों का विश्लेषण सत्यता के आधार पर किया जाता है। सत्यता के आधार पर किया जाता है मतलब कि जो भी सिचुएशन है उसको हम स्टैटिस्टिकल डेटा या फैक्ट से उसकी स्टडी करते हैं। जैसे भारत की जनसंख्या 1951 में कितनी थी या वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है, या इसमें जैसे हमने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो इन कथनों की जांच संभव है, यानी कि हम इनको स्टैटिस्टिकल डेटा के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। फिर आता है हमारा आदर्शक अर्थशास्त्र। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या होना चाहिए, व्हाट इट शुड बी, इसका अध्ययन करते हैं। इसमें आदर्शात्मक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। देखिए जो आदर्शक अर्थशास्त्र है ये प्रॉब्लम्स के लिए एक प्रकार से समाधान देता है, तभी इसको कहा जाता है ना, इसकी प्रकृति सुझाव देने की है। जैसे भारत में आय व धन की असमानता को कम करने के लिए सरकार को अमीर लोगों पर अधिक कर लगाने चाहिए और गरीब लोगों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। इस प्रकार के जो कथन होते हैं इनकी जांच संभव नहीं होती है, इनको हम स्टैटिस्टिकल डेटा से प्रूव नहीं कर सकते। बच्चों अब हम अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को, जिसका कि दो भागों में अध्ययन किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। सबसे पहले हम देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। देखिए ये आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाइयां यानी कि इंडिविजुअल यूनिट्स, ये एक फर्म हो सकता है, एक वस्तु हो सकती है या एक परिवार हो सकता है। इसके अंतर्गत बेसिकली देखिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है या व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें हम वस्तुओं और सेवाओं की कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है इस बात का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसे थ्योरी ऑफ प्राइसिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ प्राइसिंग। अब देखते हैं कि इस के अंतर्गत हम किन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे जो बच्चे आप अपने आगे इस क्लास 12th में आगे के पाठों में अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, कीमत निर्धारण, कल्याण अर्थशास्त्र और वितरण के सिद्धांत। अब हम देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। यह आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है, यानी कि यहां पर हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन एक समग्र के रूप में करते हैं, यानी कि इसमें हम एग्रीगेट्स का अध्ययन करते हैं। हम इंडिविजुअल यूनिट्स का नहीं, एग्रीगेट्स का अध्ययन करते हैं।
तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, मुद्रा, सामान्य कीमत स्तर, निर्धनता, मुद्रास्फीति, सरकारी बजट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार आदि। तो इन बिंदुओं का अध्ययन हम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। तो बच्चों, आज के पाठ में हमने देखा अवसर लागत क्या होती है, सीमांत अवसर लागत क्या होती है, पीपीसी में खिसकाव हो सकता है कि नहीं, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण क्या है, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण यानी सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है, और व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है और ये क्या होता है। तो बच्चों, आप इन सभी प्रश्नों का अभ्यास अपने नोटबुक्स में करेंगे तथा देखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, जो कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ी, और ये सारे बिंदुओं को